अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना ईयर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह, जो कि मीनियस डिजीज है। और हम कोशिश करेंगे कि हम एनाटमी फिजियोलॉजी की जगह हम डिजीजेस पे ज्यादा टाइम गुजारें और इनकी समरी को अच्छी तरह पढ़ें। बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम फिर छोटे मोटे चैप्टर्स एनाटमी फिजियो वगैरह वाले भी वो भी हम कवर कर देंगे इंशाल्लाह। तो मीनियस डिजीज का वो स्टार्ट करता है, इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि इट्स एन इडियोपैथिक इनर ईयर डिजीज। इसका इडियोपैथिक का मतलब है कि हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है और इनर ईयर में हो रहा है जो भी प्रॉब्लम हो रही है। और उसमें हो क्या रहा है, वो कहता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इसमें जो जो चार इसके मेन सिम्टम आते हैं उसमें रिकरेंट यानी बार बार हो रहा है, स्पॉन्टेनियस एकदम से होता है, और सेल्फ लिमिटिंग वर्टाइगो। फिर मोस्ट सवेयर जो सिम्टम है इसमें वो वर्टाइगो ही है। सेकंड इसमें होता है फ्लक्चुएंट और प्रोग्रेसिव सेंसोरियल हियरिंग लॉस। ये अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बिफोर रीडिंग दिस इन डिटेल, ढिंगरा पढ़ के मेरे जहन में ये था कि ये सेंसरी न्यूरल जब अटैक होता है तो होता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन स्कॉट ब्राउन में क्लियरली वो बोलता है कि फ्लक्चुएंट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी होता है, लेकिन इंक्रीजिंगली देयर इज प्रोग्रेसिव सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस टू। अगर ये प्रोग्रेसिव है तो फिर इसकी एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हियरिंग एड्स या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी बाद में आप कंसिडर कर सकते हैं। टिनाइटिस होता है और फाइनली ऑरल फुलनेस। तो अपने याद रखना है recurrent spontaneous self-limiting vertigo, fluctuant to progressive sensorineural hearing loss, tinnitus, and finally oral fullness. हिस्टोपैथोलॉजी में वो कहता है कि इसमें सबसे जो ज्यादा इसकी जो एसोसिएशन है वो एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स के साथ है, कि जो एंडोलिम्फ है वो क्योंकि बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से होता है। तमाम पोस्टमार्टम्स में वो कहता है कि जो पेशेंट्स पे किए गए थे उन सारों में एंडोलिम्फ हाइड्रॉप्स मिला है। लेकिन वो कहता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। फिर दो तरह के होते हैं, एक तो मिनियस डिजीज है, वो तो इडियोपैथिक, उसका हमें नहीं पता क्यों हो रहा है। लेकिन एक मिनियस सिंड्रोम होता है, इसका हमें डिजीज का पता होता है कि इस डिजीज की वजह से ये हो रहा है। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस, ट्रॉमा और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मिनियस सिंड्रोम डेवलप कर सकते हैं, कि जब वो प्रोग्रेस करते हैं तो वो मिनियस सिंड्रोम की तरफ जाते हैं। जैसा सिफिलिस है उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है आपकी इनर ईयर पे या बोनी सर्फेसिस पे, तो इसलिए वो मिनियस सिंड्रोम की तरफ जाता है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी अननोन है, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, वो हम अभी डिस्कस कर भी चुके हैं, आगे थोड़ा और डिटेल में इस पर बात करेंगे। 2nd to 7th डेकेड में बहुत कॉमनली प्रेजेंट करता है। मेल और फीमेल इट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई प्रीडोमिनेंस नहीं है, मेल में नहीं है फीमेल में नहीं है। 5 to 15% ऑफ द केसेस में जेनेटिक होता है, यानी उनकी फैमिली में पहले भी किसी बड़े को हुआ होगा फिर उनको भी हो रहा होगा। लेकिन अप टू 5 to 15 इज नॉट अ वेरी लार्ज अमाउंट, लेकिन इट्स अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, जिसकी वजह से इसका जेनेटिक पे भी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसमें वो कहता है कि जो इसमें जब वो बात करना शुरू करता है तो वो कहता है कि इसकी जो पैथोलॉजी है बेसिकली एंडोलिम्फ हाइड्रॉप्स जो उनसे थी यही सजेस्ट की गई थी 1938 में। इसमें दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि एंडोलिम्फ हाइड्रॉप्स की वजह से, और फिर जापान में एक साइंटिस्ट था उसने भी कहा एंडोलिम्फ हाइड्रॉप्स की वजह से। लेकिन इट इज कंसिडर्ड वेरी कंट्रोवर्शियल एंड रिसर्च इज स्टिल ऑनगोइंग। तो आपसे अगर कोई वाइवे में पूछे तो आप ये बात कर सकते हैं। लार्ज सबमिटिंग पोटेंशियल होती है इन पेशेंट्स में। अब ये इसकी इस थ्योरी की फेवर में दो तीन बातें जा रही थी। एक नंबर वन चीज जो इस थ्योरी की फेवर में जाती है कि हर पोस्टमार्टम में ये चीज मिल रही होती है। सेकंड जो जाती है लार्ज सबमिटिंग पोटेंशियल होता है, which again shows के इनर ईयर में फ्लूइड बढ़ रहा है। 50 to 70% केसेस में ये होता है, लेकिन ये 100% में नहीं है, तो अगेन ये कंक्लूसिव नहीं है। और थर्ड जो चीज इस थ्योरी के फेवर में जाती है वो ये कि इट इज रिड्यूस्ड, जो मिनियर्स का अटैक इट इज रिड्यूस्ड विद हाइपर ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस। तो यानी वो फ्लूइड को अंदर से खींच लेगा, जब वो फ्लूइड को अंदर से खींच लेगा तो इसका अटैक का जो स्पेल है उसकी सिवियरिटी रिड्यूस हो जाती है। तो ये तीनों चीजें वो कहता है कि इस थ्योरी की फेवर में जाती हैं, लेकिन अभी तक इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल। फिर वो कहता है कि इसमें ऑटो इम्यून फैक्टर है। सेकंड जो थ्योरी है कि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही है, वो कहता है कि 33% ऑफ द केसेस में ये हमें इसके मार्कर्स मिले हैं, और 33% ऑफ द केसेस में हमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन की हमें वो महसूस हुआ कि वहां पे ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो रही थी। फिर वो वायरल फैक्टर्स कहता है वो कि खास तौर पे वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को कहता है कि ये अक्सर पेशेंट मिनियस में ये मिल रहा है, तो हो सकता है कि एक वजह इसकी वायरल हो सकती है। फाइनली वो एलर्जिक को डिस्कस करता है, अगेन के कुछ पेशेंट्स में एलर्जी भी थी जिनमें मिनियस था। और आखिर में वेस्कुलर कहता है कि हो सकता है कि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है डायबिटीज की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, तो इस वजह से
Meniere's होता है, लेकिन अगेन none of these theories are conclusive. लेकिन आपसे कोई अगर बात करे तो आप ये पांच छह चीजें आप ये सारी इनको डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं. How do we diagnose a Meniere's disease? जब बाकी कॉजेज रूल आउट हो गए, जिसमें सिफिलिस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ट्रॉमा है, तो फिर आप इसके डायग्नोसिस पे आते हैं. तो डेफिनेट डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है कि 2 definite episodes of vertigo lasting 20 minutes to 12 hours plus audiometrically documented low to medium frequency sensorineural hearing loss in the affected area in at least one occasion before, during or after one of the episodes of vertigo. फ्लक्चुएटिंग ओरल सिम्टम, यानी ये चारों जो हमने अभी तक डिस्कस किए थे, हेयरिंग, टिनाइटिस, ओरल फुलनेस, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस और वर्टाइगो, स्पॉन्टेनियस एपिसोड, वो चारों अगर इसमें मिल जाती हैं पेशेंट में, तो आप उसको डेफिनेट मीनियस डिजीज लेबल कर दोगे. प्रोबेबल आप तब लेबल करोगे अगर उसमें सिर्फ वर्टाइगो हो और उसमें फ्लक्चुएटिंग ओरल सिम्टम्स हो. लेकिन उसमें इसमें आप देखें कि सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो सी है वो भी हो सकती है, टिनाइटिस भी, फुलनेस भी हो सकती है, लेकिन चार में से अगर दो चीजें हैं, लेकिन वर्टाइगो का होना लाजमी है. वर्टाइगो हो और बाकी 3 सिम्टम्स में से अगर एक चीज हो तो आप प्रोबेबल इसको लेबल करेंगे. वर्टाइगो हो और बाकी तीनों सिम्टम्स हो और इसके चारों कार्डिनल सिम्टम्स पूरे आ रहे हो तो डेफिनेट मीनियस डिजीज आप लेबल करेंगे. और वर्टाइगो के एपिसोड्स को आप 20 मिनट्स टू 24 आवर्स लेते हैं. फिर वो आ जाता है इसकी डायग्नोसिस पे. डायग्नोसिस में सबसे पहले वो बात करता है इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी पे. वो कहता है कि इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी में हमें सबमिटिंग पोटेंशियल का आइडिया होता है, और इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप ट्रांसटिम्पैनिक इसको मेजर करते हैं या इंट्राटिम्पैनिक. इससे ज्यादा वो इसकी डिटेल्स में भी नहीं गए और मेरे ख्याल में हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये अब इट्स कंसिडर्ड अ वेरी इन्वेजिव प्रोसीजर और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होता जा रहा है. कॉक्लियर हाइड्रोप्स एनालिसिस मास्किंग प्रोसीजर, चैम्प, ये भी एक कह रहा है कि प्रोसीजर हम इसमें करते हैं. फिर इसमें हम डायग्नोसिस के लिए डिलेड एमआरआई आफ्टर इंट्राटिम्पैनिक और आईवी इंजेक्शन ऑफ गैडोलिनियम करते हैं, और 4 आवर्स बिफोर एमआरआई आप गैडोलिनियम देते हैं. इसके बाद उसने कुछ और डिस्कशंस हैं, कुछ टेबल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेवेरिटी ऑफ वर्टाइगो आप किस तरह जज करते हैं. अब सेवेरिटी उसने 4 स्केल तक लेके गया है. नो वर्टाइगो 0, अगर माइल्ड अटैक है तो वो 20 मिनट्स से 2 आवर्स तक होगा, और उसके बाद ये कि ब्रीफ एपिसोड होगी और वेग सेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, यानी बहुत ज्यादा सेंस नहीं होगी. मॉडरेट में 20 मिनट्स टू 60 मिनट्स होगा, और उसके बाद ये है कि इसमें डिसइक्विलिब्रियम भी ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 2 आवर्स होगा. सवेयर अटैक में वर्टाइगो वुड बी मोर देन 1 आवर्स विद और विदाउट accompanying nausea, vomiting with डिसइक्विलिब्रियम जो कि ग्रेटर देन 2 आवर्स होगा. यानी अब आप देख सकते हैं इसमें वर्टाइगो और डिसइक्विलिब्रियम को वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है. इसी तरह एक्सट्रीम अटैक है, वो फिर उसमें सारी चीजें हो रही होंगी, मोर देन 1 आवर हो रही होंगी, डिसइक्विलिब्रियम एंटायर डे बेड रेस्ट पे चला जाएगा. और स्टेजिंग जो है बेस्ड ऑन ऑडियो जो लॉस है, उसमें स्टेज 1 में लेस देन 25 डेसिबल है, स्टेज 2 में 26 टू 40 है, स्टेज 3 में 40 टू 70 और स्टेज 4 में ग्रेटर देन 70 है. इसको आप ये वो हेयरिंग लॉस वाले टेबल के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं. फिर आता है वो इसकी मैनेजमेंट पे. मैनेजमेंट में वो कहता है कि देखें, जो डायग्नोसिस के टेस्ट हैं ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप बहुत समझते हैं जरूरी तो आप करा ले, लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो एक्सपर्टीज और क्लिनिकल होती है. जो हमने इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी पढ़ा था उसमें भी यही था कि आपके टेस्ट हेल्पफुल है, लेकिन इवेंचुअली आप क्लिनिकली इसको डायग्नोस करते हैं. देयर इज नो गोल्ड स्टैंडर्ड डेफिनेटिव टेस्ट फॉर मेनियस डिजीज. फिर एक दफा आपका जब डायग्नोसिस क्लिनिकली हो गया, तो अब आप आएंगे उसकी मैनेजमेंट के अगले स्टेप्स पे. आप सबसे पहले हाइजीन देखेंगे. हाइजीन में आप क्या करेंगे? डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे, डिक्रीज सॉल्ट और डिक्रीज्ड कैफीन. तो बैड न्यूज फॉर कॉफी और टी पीपल. उसके बाद ये कि इसकी मेडिकेशन पे आप आएंगे. मेडिकेशन में क्या क्या देंगे? डाइयूरेटिक्स देंगे आप इसको, बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड्स देंगे. फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड्स है, और ये हिस्टामीन के टाइप 1 H1 रिसेप्टर्स पे ये जाके एक्ट करता है. फिर आप ट्रांसटिम्पैनिक और इंट्राटिम्पैनिक थेरेपीज पे आते हैं. उसमें सबसे पहले ट्रांसटिम्पैनिक लो प्रेशर थेरेपी है, जिसको हम मिनिएट डिवाइस भी कहते हैं, मिनिएट प्रोसीजर भी कहते हैं. इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकता है, और इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शन ऑफ जेंटामाइसिन हो सकता है. और जेंटामाइसिन क्या था? वो वेस्टिबुलोटॉक्सिक था. सर्जरी में आप आए तो उसमें फिर एंडोलिम्फेटिक सैक सर्जरी आप करते हैं, उसको आप डिकम्प्रेस करते हैं. टेनोटमी करते हैं आप टेंसर टिम्पेनायोस्टेपिडियन मसल्स की, उससे भी एक वो प्रेशर जो है वो रिलीज करते हैं.
और फाइनली आप सिलेक्टिव वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो दिस वाज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ मेनियस डिजीज। होपफुली you guys benefited, और tomorrow इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम